मुसलमानों को भी अकल नहीं है। उन्हें लगा दिल्ली में हम जो है अरविंद केजरीवाल हमारा खैर ख्वाह है, और अरविंद केजरीवाल के पीछे वो ऐसे खड़े हो गए जैसे कि पूरा जो खानदान है अपने बच्चों के लिए खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। और आप देखिए सीए का आंदोलन हुआ, अरविंद केजरीवाल ने उनको धोखा दिया, उनके बारे में जो कर सकता था करा, जो बुरा कर सकता था। फिर आप देखिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें उसे बीजेपी की लाइन पकड़ी, और यहां तक कर दी व्यवस्था कि जो सरकारी वकील नॉर्थ ईस्ट के दंगों को देखेंगे वो बीजेपी के पैनल के होंगे। और अब देखिए जहांगीरपुरी में जो हुआ वहां मुसलमानों के ऊपर ही अत्याचार हो रहा है। अरविंद केजरीवाल बार बार एक झंडा लेकर चलता था, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दो, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दो। अब उसके जो है चूहे की तरह जो अपने बिल में घुस के बैठ गया, भाई मजिस्ट्रेट जांच के तो तू आदेश दे सकता है, तू दिल्ली का मुख्यमंत्री है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तेरे पास है, जो कुछ तू कर सकता है वो तो करे, तो वो भी नहीं किया। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और रविंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं जो बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। अभी दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। किस तरह से रामनवमी जुलूस 3 बार निकाला गया। ये शायद भारत की इतिहास में पहला मौका था कि एक जुलूस जब वो झगड़ा ना हो सका तो दूसरी बार और तीसरी बार, और उसके बाद बुलडोज़र चले, वो भी आपके सामने है। और उसके बाद ये भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया उसे रोकने के लिए, लेकिन बुलडोज़र चलता रहा कुछ घंटे बाद तक भी। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और थोड़ा सख्त रवैया अपनाया और कहा कि बुलडोज़र इस तरह से नहीं चलेगा, पूरे देश के लिए एक तरह से पाबंदी लगा दी। एक ये बहुत ही अहम इशू है, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि हिटलर ने बुलडोज़र चलाया था या इजराइल में चलता है या और जगहों पर, शायद ये भी वहीं से सीख रहे हैं। इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा अभी जो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष हैं ठाकरे साहब, उन्होंने ये कहा था कि अजान के टाइम पर हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे होगा। जगह जगह उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर बात की थी। उसके खिलाफ एक नासिक महाराष्ट्र में पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे, उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया था कि अजान से 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद तक और 100 मीटर की दूरी तक कोई और लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं होगा, हनुमान चालीसा नहीं होगा। उनका भी जो है वो तबादला कर दिया गया है। इसके अलावा भी देश में बहुत कुछ है जिस पर बात करेंगे। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द जरूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये बुलडोज़र उत्तर प्रदेश से चला, उसके बाद दिल्ली और गुजरात में भी नज़र आया, मध्य प्रदेश में नज़र आया। अब बुलडोज़र का फ्यूचर क्या है? और एक आज ही के अखबार में बुलडोज़र पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का फ़ोटो भी छाप दिया है। और मैंने बीजेपी के जो बहुत ज़्यादा बोलने वाले एक स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया वो तस्वीर के साथ, वो दौड़ करके बुलडोज़र पर चढ़ गए। तो ये बुलडोज़र पॉलिटिक्स कहाँ चली, कहाँ तक पहुँचेगी, क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में? क्या इससे कोई बीजेपी को फ़ायदा नुकसान क्या कुछ हो सकता है, आप बताइए। देखिए, बुलडोज़र जो है भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति का एक प्रतीक है। अच्छा, हाँ। इनका काम यही, बाबरी मस्जिद ढहा दी। ये अच्छा हुआ कि उस समय बुलडोज़र नहीं था, नहीं तो बुलडोज़र ले आके ढहा देते। जी जी। आप योगी आदित्यनाथ को आज के समय में पूरे चुनाव में यही कहते सुनते रहे कि बुलडोज़र जो है सारी सबकी गर्मी निकाल देंगे। और मई जून का महीना आने वाला है और उसमें वो कहते थे कि उसमें शिमला की सर्दी का एहसास करा देंगे।
और एक राजा सिंह इनके विधायक हैं जो आंध्र प्रदेश के हैं, उन्होंने कहा कि हजारों जो बुलडोज़र हैं वो लखनऊ की ओर चल पड़े। तो एक तरह से बुलडोज़र बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है या शक्ति प्रदर्शन का जो माध्यम है वो बन गया था। यूपी में बुलडोज़र चले और ये कहकर चले कि लोगों ने दंगा किया, लोगों ने फसाद किया, जिस पे FIR दर्ज हुई उसके घर पे बुलडोज़र जला दिया। बहुत सारे लोगों की संपत्ति पहले उन्होंने जब्त कर ली थी। लोगों की याददाश्त बड़ी कम होती है। आपको याद होगा चुनाव के दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जिनकी भी संपत्ति जब्त की है वो उनको वापस करो, और यूपी सरकार ने उसमें हिलुज्जत की और टालने की कोशिश की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 दिन में सबकी संपत्तियां जो आपने FIR लिखने के बाद जब्त की है वापस करो, और यूपी सरकार को करनी पड़ी। ये खबर चूंकि चुनाव के बीच में आई भी नहीं, छपी भी नहीं और मीडिया ने दिखाई भी नहीं। अब उसके बाद ये हुआ कि दोबारा जब यूपी में सरकार बनी तो बुलडोज़र को लेके सबसे ज़्यादा जिस आदमी के अंदर ये आया कि भाई मैं बुलडोज़र चलाऊं, वो शिवराज सिंह चौहान थे। उन्होंने दंगे हुए और तुरंत जो है बुलडोज़र चला दिए। इसी तरह हम देखते हैं कि गुजरात में दंगे हुए और वहाँ पर भी एकदम जो है वो चल पड़े बुलडोज़र। दिल्ली में बुलडोज़र चलाने के लिए, दिल्ली में चूँकि सरकार इनकी नहीं है, तो दिल्ली नगर निगम, जो कि नॉर्थ दिल्ली नगर निगम कहते हैं, उसके जो मेयर हैं उसका नाम है राजा इकबाल सिंह सदार हैं। उन्होंने तुरंत एक चिट्ठी लिख दी कि भाई जो है ये गिरा दिए जाए, और गिराने के लिए जो है ये टाइम तय किया गया कि अगले दिन जो है 20 अप्रैल को 2 बजे बुलडोज़र गिराए जाएंगे, चलाए जाएंगे। अब बुलडोज़र चलने थे 2 बजे, लोगों ने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाल दी, जमायत उलमा हिंद ने। अब जब उन्हें लगा कि कल सुनवाई होगी उसकी, तो उन्होंने ये टाइम तय किया कि 10:30 बजे सुबह करेंगे। प्रीएम्प्ट कर लिया उन्होंने, और 10:30 के बाद 9 बजे ही बुलडोज़र लेके पहुंच गए। तो उनका मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बारे में उनकी पूरी निगाह थी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हरकत हो रही है, और उसी हरकत को देखकर ये है वक्त से पहले जो है ये वही काम करने लगे। जैसे कि कई दिल फेंक आशिक होते हैं ना, वो सोचते हैं कि लड़की की शादी कल 8 बजे होगी तो मैं कुछ ऐसी हरकत कर दूं 6 बजे ही, ताकि मामला जो है मेरे पक्ष में हो जाए। तो ये दिल जले आशिक हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो रणनीति को ध्यान में रखकर जैसे ही बुलडोज़र चलाने शुरू किए, उसके तुरंत बाद जो है 10:45 पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक स्टे दे दिया कि बुलडोज़र पे स्टे कर रहे हैं। और ये बात जो है मीडिया में आ गई, आज के दिन तो तुरंत आया थी, बम फटेगा 2 मिनट में उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पे आ जाएगी। 11 बजे दिल्ली के मेयर इकबाल सिंह कह रहे हैं कि जब तक हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट का हाथ में, तब तक हम नहीं मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। मतलब उनको ये सूचना थी कि स्टे हो गया है, और उन्होंने तब जो है बेशर्मी और ढिलाई से जो है वहाँ पर अपना कार्यक्रम जारी रखा। वृंदा कारण जब वो लेके गई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक आदेश किया है कि सर्टिफाइड कॉपी जरूरी नहीं है, कच्ची कॉपी जिसे हम कानूनी भाषा में होते हैं वो जरूरी नहीं है। वो कहते हैं प्रिंट आउट निकाल लो, वही जो है कंप्यूटर प्रिंट आउट वही सर्टिफाइड कॉपी के बराबर, वो इंटरनेट से मिल जाता है, वो इंटरनेट पे आ चुका था। और ये राजा सिंह का अगर ये जो मोबाइल है ना, इसको जब्त किया जाए, सुप्रीम कोर्ट जब्त करे और उसकी फॉरेंसिक जांच हो, तो पता चलेगा राजा सिंह को 11 बजे ही पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट को इस एस्पेक्ट पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि राजा सिंह और दिल्ली पुलिस के जितने बड़े पुलिस अधिकारी हैं, इन सबके फोन जब्त होने चाहिए। जैसे हर एक के फोन जब्त कर रहे हैं, इन सबके फोन जब्त करेंगे तो आपको पता चलेगा। डीसीपी के फोन में भी ये सूचना थी, जो स्पेशल सीपी थे दिल्ली पुलिस के क्राइम एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर वाले, उनके पास उनके मोबाइल में भी थी, और राजा सिंह के मोबाइल में भी थी। इन तीनों के मोबाइल जो है सुप्रीम कोर्ट को जब्त करने चाहिए, और जब्त करने के बाद पता चलेगा कि ये सूचना इनके पास थी, तो कंटेम्प्ट का केस इन पे सीधा बनेगा। ये मैं नई बात कह रहा हूँ। जी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जब और वाकई देखिए, अगर सरकार में बैठे हुए लोग वाकई काम करना चाहते हैं, तो आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप बहुत ही आसानी से हर एक की हरकत पर नजर रखें। बिल्कुल। अब कोई ऐसा नहीं है कि कुछ आप छुपा सकें। जैसे ही कंप्यूटर उसमें आया, और एक बार भी जैसे व्हाट्सएप होता है कि आपने मैसेज देख लिया तो वो ग्रीन दिखा देगा, बिल्कुल, तो वो ये बता देगा किस टाइम आपने देख लिया था। तो ये बहुत ही अहम बात बताई। अब इसमें हुआ क्या कि वृंदा कारण ने जब दिखाया, उसके बाद जब ये नहीं रुका तो सुप्रीम कोर्ट में मामला मेंशन किया गया, और भारत के इतिहास में पहली बार है कि 1.5 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट को अपने ऑर्डर को दोबारा रिपीट करना पड़ा।
यानी इतनी ढिठाई, इतनी बेहयाई सरकार और सरकारी जो कर्मचारी जी, हैं जी। उनके मन में क्यों आई हाँ। कि सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि पर्दे की आड़ में जो है कर लो अपना काम। ये छोटे मोटे सिपाही तो करते रहते हैं जी, कि जी। किसी रिश्वत लेनी है तो किसी आड़ में रिश्वत ले ली, जी, जी, किसी को और कोई फेवर करना है तो कर लिया। लेकिन पुलिस के आईपीएस अफसर जिन पे हम समझते हैं कि देश का प्रशासन टिका हुआ है उनके कंधों पे, वो भी ऐसी छुट्टी और टुच्चाई करने का काम लगे, तो आप समझिए देश में इस समय प्रशासन की क्या बुरी हालत है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो इतने कम टाइम में दोबारा जो रिपीट करना पड़ा और उसके बाद में फिर एक रोक लगी है बुलडोजर के इस्तेमाल पर, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इस जो कुछ रणनीति अब तक बीजेपी जिस लाइन पर लेकर के जाना चाहती थी, क्या अब भी वो आगे बढ़ पाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट से बाहर जाकर के अब भी वो बुलडोजर का इस्तेमाल कर सकते? नहीं, अब नहीं कर सकते। हाँ। देखिए, इन्होंने इनकी एक रणनीति थी, पहले यूपी में बुलडोजर चलेंगे, फिर मध्य प्रदेश में चलेंगे, फिर गुजरात में चलेंगे, फिर छोटी छोटी जगहों पर चलेंगे। पूरे हिंदुस्तान में जो है कम से कम 5000 बुलडोजर सरकार खरीद कर सिर्फ लोगों के घर गिराने के लिए और सिर्फ मुसलमानों के घर गिराने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। अब हुआ क्या कि ये जो जहांगीरपुरी की घटना हुई, मुझे लगता है कि बीजेपी की आला कमान जो है वो योगी आदित्यनाथ से नाराज है। योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा लोग कहने लगे, तो उन्हें लगा कि ये योगी आदित्यनाथ की छवि अगर बुलडोजर बाबा की बन गई तो मोदी जी की और अमित शाह की और बाकी लोगों की छवि जो है वो ध्वस्त हो जाएगी। तो उसे बचाने के लिए इन्होंने दिल्ली में बीजेपी वालों को कहा, अपने छोटे प्यादों को, कि तुम जो है जहांगीरपुरी में जो है बुलडोजर चला दो। इनको पता था कि बुलडोजर ये चलाएंगे तो मामला सुप्रीम कोर्ट तुरंत पहुंच जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट को उस पर कोई रूलिंग देनी पड़ेगी, कोई जजमेंट देना पड़ेगा। तो समझिए अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता और आज के दिन सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर पर रोक नहीं होती, तो यूपी में आदित्यनाथ को तो 2024 तक चलाने थे बुलडोजर। अब जो है गाइडलाइन आएगी, एक पूरा तरीका आ जाएगा कि बुलडोजर कब, कैसे, कहाँ, किन हालातों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इससे योगी आदित्यनाथ के भी हाथ बन जाएंगे, शिवराज सिंह चौहान के भी बन जाएंगे और दूसरे नेताओं के भी बन जाएंगे। और इससे जो अल्टीमेटली जिसकी छवि को नुकसान होगा वो आदित्यनाथ की छवि होगी, क्योंकि आदित्यनाथ का जो एक रौबीला और एक समझे हम कहेंगे कि बुली करने वाला जो उनका तरीका है कि हर एक को मैं ठोक दूंगा, इसको गाड़ दूंगा, जैसे शिवराज सिंह ने भी उसी और जून में ठंड लगेगी, और जून में शिमला की ठंड लगेगी। तो ये सारे जो मंसूबे हैं, ये सारे मंसूबे अब जो है योगी आदित्यनाथ को कानून के घेरे में काम करने के लिए बाध्य करेंगे। अच्छा, क्या आप इसे फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ओवरऑल बीजेपी के लिए ही बुलडोजर एक तरह से मुसीबत बन गया, बुलडोजर बीजेपी पर फिर गया? देखिए, क्या आप इसे क्या, अगर सुप्रीम कोर्ट का कल ऑर्डर नहीं आया होता, तो आप समझिए इनके जहन में बुलडोजर इतना ज्यादा भर गया है कि बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आए हैं, पहले तो उन्हें अहमदाबाद ले गए और उनको काय पे चढ़ा दिया, बुलडोजर पे ही चढ़ा दिया। तो ये बुलडोजर की कल्चर दिखाते हैं। आने वाले समय में पता चलता कि अगर पुतिन हिंदुस्तान आएगा तो वो भी बुलडोजर पे चढ़ा देते हैं, और शी जिनपिंग आता उसको भी बुलडोजर पे चढ़ा देते हैं। और थोड़े दिन बाद पता चलता है कि मोदी जी जो है कहते हैं जो मैंने मर्सिडीज खरीदी है 22 करोड़ की, इसे हटाओ, मैं तो बुलडोजर पे जाया करूंगा। जी। तो बुलडोजर इनका एक कल्चर था। नहीं, लेकिन देखिए, किसी भी हुकूमत चलाने वाले के लिए बुनियादी शर्त ये होती है, अगर कोई पीसफुल नॉर्मल हुकूमत चलाने वाला है, कि उसके देश के सभी लोग खुश रहें, उसको सपोर्ट सबकी रहे, सब लोग, पूरा देश खुशहाली की तरफ जाए। तो क्या इस हुकूमत का कोई देश की खुशहाली का कोई ताल्लुक नहीं है? क्या है, क्या देखिए, मतलब मंसूबा क्या है, देश को कहाँ ले जाना चाहिए? आपका राज करने का तरीका क्या है, हाँ, ये डिपेंड करता है। आप लोकप्रिय राजा हो सकते हैं, जैसे हम अकबर को याद करते हैं, अशोक को याद करते हैं कि भाई उनके राज में जो है ये अच्छी बातें हुई। या आप ये तय करना चाहते हैं कि हमारी खूंखार राजा की छवि हो, कि हमें जो है नॉर्थ कोरिया का जो है राजा समझा जाए, हमें हिटलर समझा जाए, या हमें जो है ऐसा आदमी समझा जाए जो अत्याचार करता था। तो हिंदुस्तान में हमेशा राजा की छवि ऐसे आदमी की है जिसे प्रजा पालक बोलते हैं हम। जी, जो प्रजा को अपने बच्चों की तरह पालता है। हमारे यहाँ राजा उसे माना जाता है। बुनियादी तौर पर है भी यही उसूल। देखिए, जैसे फैमिली हेड होता है, घर में बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, बीवी है और रिश्तेदार हैं, जो हेड ऑफ द फैमिली है उसकी जिम्मेदारी ये होती है, बल्कि वो कुर्बानियाँ देता है
उनकी सबकी आसान जिंदगी चलाने के लिए? देखिए, मैं इस बारे में, जैसे ये तिरुवल्लुवर ने वेद लिखा अपना, हाँ, तो इसको 5वां वेद माना जाता है पूरे दक्षिण में। जी जी जी। और दक्षिण में तिरुवल्लुवर की सबसे बड़ी प्रतिमा जो है, आप कन्याकुमारी पे जाएंगे तो विवेकानंद रॉक है, हाँ, एक वहाँ है, और उससे बड़ी जो विवेकानंद की मूर्ति है, हाँ, उससे ऊंची डबल ऊंचाई की जो है तिरुवल्लुवर की मूर्ति दूसरे रॉक पे लगी हुई है। तो तिरुवल्लुवर का ये 5वां वेद है, बड़ा छोटा सा है, जी, जी, जी। और इसमें वो राजा के बारे में कहता है कि जो राजा अपनी प्रजा को सताता है और उस पर जुल्म करता है, वह हत्यारे से भी बदतर है। जाहिर है। तो ये सरकार, जो योगी की सरकार हो या शिवराज सिंह की हो या मोदी जी की सरकार हो, ये सारी सरकारें जनता को सताने के लिए पैदा हुई हैं। ये इनके जीवन का उद्देश्य एक ही है, कितने लोगों को हम सता लें, कितने लोगों पे जुल्म कर लें, और जुल्म करने के बाद ये हत्यारे के समान है, डाकुओं की तरह टास करते हैं, वाह 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 हमने ही मार दिया। अच्छा अच्छा, आमतौर पर समझा यही जाता है, और किसी हद तक ठीक भी है, कि सब मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन कुछ जो गहराई से सोचने समझने वाले लोग हैं कि मुसलमान तो सिर्फ बहाना है, बाकी दलित हैं, ओबीसी, हर कमजोर आदमी, हर हर कमजोर आदमी जो इनकी बराबरी करने की हिम्मत करता है, हाँ, ये उसके खिलाफ है। और वो चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो। ब्राह्मण, आप समझे, गरीब ब्राह्मण होगा उस पर अत्याचार हाँ, करेंगे। हाँ। अब जो दुबे को, जिसको विकास दुबे को यूपी में मारा, हाँ, वो तो ब्राह्मण था, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसको, वो इनके लिए खतरा बन गया। हाँ, तो इन्हें लगा ये हमारे सारे राज उगल देगा। हाँ, भाई इन्हीं के साथ तो, इनके साय में तो पला बढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो बड़ा और उन्हें लगा कि ये जब पकड़ा जाएगा, कोर्ट में जाके पता नहीं क्या कह दे, तो उन्होंने उसकी जो है दिखा दी कि एनकाउंटर में मौत हो जी, गई। जी। इसी तरह आप देखिए, ऊना में, गुजरात में, सबसे पहले 5 साल पहले जो चमड़ा, मरे हुए जानवरों का चमड़ा निकालते थे दलित, उनको ऊपर इन्होंने पिटाई की, उनको पीटा। अभी भी आपने 2 खबरें देखी होंगी। एक खबर में आया कि रायबरेली में, जहाँ स्मृति ईरानी जहाँ की मंत्री हैं, बाल विकास मंत्री हैं, वहां पर एक गरीब दलित को पकड़कर उससे अपने पाँव चटवाए, बाग में ले आके। और दूसरी तरफ, दूसरा आपने खबर देखी होगी कि एक दलित को कहा कि तू पहले अपना थूक, उसे जमीन पे थूका, फिर उसको कहा थूक पे अपनी नाक रगड़, और फिर उसने नाक रगड़ी। तो इसका मतलब ये दलित के खिलाफ है, ये जो है मुसलमानों के खिलाफ है, ये जो है बौद्धों के खिलाफ है, ये जो है आप समझिए ब्राह्मणों के भी खिलाफ है। यूपी में तो पूरी मुहिम चली कि ब्राह्मणों को लगा योगी आदित्यनाथ सबको मार देगा, और सबको मार देगा, तो पूरा एक मुहिम चली। और उसकी आड़ में समझिए कि मायावती को लगा कि मैं भी अपनी रोटियां सेक लूं, और अखिलेश यादव को भी लगा मैं मुसलमानों का कोई किसी तरह का फायदा उठा लूं, लेकिन उठा नहीं पाए। तो आप समझिए ये लोग जो है सिर्फ 2 लोगों के लिए रक्षा करने के लिए हैं। क्योंकि कल आपने देखा होगा जॉनसन आए तो उनके बोर्ड पे क्या लिखा है, अडानी वेलकम, अडानी वेलकम बोरिस जॉनसन। और एक फोटो जो थी भारत के तिरंगे की है, और एक जो है ब्रिटिश के यूनियन जैक की है। जी जी जी। यानी भारत, अब मोदी जी का भी फोटो हट गया, अडानी का आ गया। नहीं, दूसरी फोटो आई है कि वो अडानी जो है वो यानी जॉनसन से मिल रहा है, हाँ, मीटिंग करता हुआ। जी जी जी। वो फोटो आई। हाँ, तीसरी बोरिस की आई कि वो जेसीबी पे चढ़ के चला रहा है। तो मोदी जी की फोटो क्यों गायब हो गई? क्योंकि सारा जो मोदी मीडिया है वो अडानी ने खरीदा हुआ है। अडानी ने 78% मीडिया को खरीदा हुआ है, तो वो तो उनके लिए तो प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी है। जब अडानी कहता है कि मोदी जी की फोटो दिखाओ, तो बेचारे मोदी जी की फोटो दिखाते हैं। अब जब अडानी जी की फोटो आ गई तो मोदी जी की फोटो क्यों दिखाए? कि असली मालिक तो वो है, कुत्ता अपने मालिक को पहचानता है कि जो उसे रोटी और बोटी देता है। तो उनके लिए आज के दिन, हम भी कहते थे पहले कि मोदी जी जो है अडानी के शिष्य हैं, अडानी के नौकर हैं, अडानी जो कहता है वो करते हैं। और कल के दिन ने ये देश में लोगों में भ्रम डाल दिया कि अडानी जी ही जॉनसन से मिल रहे हैं, अडानी जी ही जॉनसन का स्वागत कर रहे हैं, और अडानी जी ही जो है इस देश के प्रधानमंत्री हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए भारत में कम से कम ये पहला मौका है। जी हाँ। अब से पहले कांग्रेस वगैरह भी सरकार करती थी, उस वक्त सरकार चलाती थी, उस वक्त भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का अपनी एक से होती थी। नहीं, मुलाकातें होती थी। आप देखिए बीजेपी के नेता कपड़े फाड़ लेते थे जी, जब कोई विदेशी डिग्नेटरी आता था। हाँ, और 10 जनपद पे सोनिया गांधी से मिलने जाता था। हाँ, किससे मिलने क्यों गए? जी, अब तो जॉनसन जो है अडानी के कार्यालय में गया, वहां पर उसने उससे विचार विमर्श किया। मोदी जी को तो उठा के उसे कहा कि मोदी तो दिमाग से पैदल है, इसको कुछ समझ नहीं है, जो अडानी कहता है वो ये बोलता है। तो उसे डायरेक्ट जो है हिज मास्टर वॉइस सुनने की जगह हिज मास्टर से ही सुन ले। तो मोदी जी की हालत जो है, कल के प्रकरण ने ये सिद्ध कर दिया है कि सत्ता पर डी फैक्टो
अगर किसी का कब्जा है तो वो अडानी का है। और ये देश जो है आज के बाद आप लिख लीजिए, अडानी को बिक चुका है, अंबानी को बिक चुका है, पूंजीपतियों को बिक चुका है। और जिन लोगों को बड़ी गलतफहमी है कि हमारे वोट से सरकार बनती है, वोट से सरकार नहीं बनती, नोट से सरकार बनती है। और नोट जिसके पास है आज के समय में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नोट अडानी के पास है। उसके खिलाफ ना सीबीआई काम कर सकती, ना ईडी कर सकती, ना जीएसटी वाले कर सकते, ना सीबीडीटी कर सकती। सारे डिपार्टमेंट जो है हाथ पीछे करके खड़े रहते हैं। यानी आप उन्हें चैलेंज कर रहे हैं कि वो नहीं करेंगे? उनके अंदर हिम्मत नहीं है। हाँ। मैं आपको आज भी कहता हूं, जब तक मोदी जी की या ये सरकार है बीजेपी की, तब तक अडानी जो है शेर की तरह घूमेगा। और जिस दिन देश में सरकार बदलेगी, ये जैसे 114 जो खरबपति हिंदुस्तान के विदेशों में भाग गए हैं, अडानी पहला आदमी होगा जो अपने जो है स्पेशल जेट से भाग जाएगा। अच्छा, आपने वो मुसलमानों वाली बात की और अखिलेश वाली बात की। देखिए, मुसलमानों में एक एहसास है, वो ये कि बीजेपी तो ठीक है हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स कर ही रही है, जो दूसरी पार्टियां भी हैं जो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही हैं, वो भी मुसलमान के लिए या सेकुलरिज्म के लिए कोई बात खुल करके नहीं कह पा रहे। तो मुसलमानों को तो वहाँ से भी कोई उम्मीद नहीं रही। तो अब आप उसे क्या, आपको लगता है कि वाकई अखिलेश या कोई भी XYZ मुसलमानों के लिए कोई अच्छा सोचने की? आप देखिए, मुसलमान इस देश में मैं कहता हूँ उतने ही मूर्ख हैं जितने बाकी ओबीसी हैं। मुसलमानों को भी अकल नहीं है। हाँ। उन्हें लगा दिल्ली में हम जो है अरविंद केजरीवाल हमारा खैर ख्वाह है। हाँ। और अरविंद केजरीवाल के पीछे वो ऐसे खड़े हो गए जैसे कि पूरा जो खानदान है अपने बच्चों के लिए खड़ा हो जाता है। जी, बिल्कुल। और आप देखिए, सीए का आंदोलन हुआ, अरविंद केजरीवाल ने उनको धोखा दिया, उनके बारे में जो कर सकता था करा, जो बुरा कर सकता था। फिर आप देखिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें उसे बीजेपी की लाइन पकड़ी और यहाँ तक कर दी व्यवस्था कि जो सरकारी वकील नॉर्थ ईस्ट के दंगों को देखेंगे वो बीजेपी के पैनल के होंगे। और अब देखिए जहांगीरपुरी में जो हुआ वहां मुसलमानों के ऊपर ही अत्याचार हो रहा है। अरविंद केजरीवाल बार बार एक झंडा लेकर चलता था, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दो, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दो। अब उसके जो है चूहे की तरह जो अपने बिल में घुस के बैठ गया, भाई मजिस्ट्रेट जांच के तो तू आदेश दे सकता है, तू दिल्ली का मुख्यमंत्री है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तेरे पास है, जो कुछ तू कर सकता है वो तो करे, तो वो भी नहीं किया। तो मैं आपको बताऊं, मुसलमान को दो तरफा मार है। मुसलमान बड़ा चतुर समझता है कि मैं बीजेपी के खिलाफ जो है दूसरी ताकतें खड़ी कर सकता हूं, लेकिन वो फिर जो है बीजेपी के पाले में ही खोड़े हुए गड्ढे में गिर जाता है। और इसीलिए वो अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़ा है। आज भी जब तक मुसलमान को अकल नहीं आएगी जहनी तौर पर कि अल्टीमेट मेरा दुश्मन कौन है, तब तक उसके साथ ये है लूटपाट चलती रहेगी। लेकिन मुसलमान जाए तो जाए कहाँ, ये भी तो मुश्किल है। देखिए मैं मुसलमानों एक बात बताऊं, अगर मुसलमान अपनी अलग पार्टी बनाने की बात करता वो बन नहीं सकती, तो वो बन नहीं सकती, वो भी प्रॉब्लम है। और जो कांग्रेस एंड प्लस समाजवादी या जो भी हैं, उनका भी हाल ये है कि वो उनके हक में नहीं बोल रहे। अच्छा, केजरीवाल की ओवरऑल एक जो अस्पताल, स्कूल, इस सब की जो इमेज है वो बड़ी पॉजिटिव है। ये सब फर्जी है। हाँ, तो ये इमेज नहीं है। अच्छा, मुसलमान 64,000 करोड़ रुपए दिल्ली का बजट है। अगर आप दिखा दें कि केजरीवाल ने 2,000 करोड़ रुपए भी सही रूप से खर्च किया है, दिल्ली को बिगाड़ने में अगर सबसे बड़ा हाथ किसी आदमी का आएगा तो केजरीवाल है। उसने शराब की दुकानें इतनी ज्यादा खुलवा दी हैं जितने मदरसे और स्कूल और वो नहीं है। ये उससे पूछो कि तूने स्कूल कितने खोले, कहेगा जी स्कूल मैंने 10 खोले, 2 खोले, 5 खोले। शराब की दुकानें कितनी खोल दी? 1400 खोल दी। शराब कितनी बिकती है? 6 करोड़ बोतलें हर महीने दिल्ली में बिकती हैं। 6 करोड़ बोतलें का मतलब है कि अगर दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है और दिल्ली में जो है काम कर औरतें और बच्चे और बूढ़ों को निकाल दो तो तकरीबन अगर हम मान लिया 80 लाख लोग हैं जो कि वोट देने वाले हैं, जिनको वोट देने का राइट है, उन सब में अगर वो 80 लाख लोगों में 6 करोड़ बोतलें बेच रहा है तो समझो हर आदमी 5, 6, 7, 10 बोतलें पी रहा है। और जो 10 बोतलें पी रहा है उसका जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, केजरीवाल ये कहे जी मैं कल्याण कर रहा हूं, ये तो ऐसे है जैसे मैं आपको पहले जहर दूं फिर कहूं जी मैं जहर का जो है इसकी एक कार्ड दे रहा हूं, वो आप ले लो, एंटीडोट ले लो। ये बहुत बदमाश, शैतान और ऐसा मुख्यमंत्री है जो लोगों को शराब पी पी कर बदनाम करेगा, उनको जो है एक तरह से अपराधी बनाएगा। और दिल्ली में आप समझिए जो भी शराबी होगा, किसी भी आदमी के बिगड़ने की पहली शुरुआत कहां से होती है? यही तो कहते हैं शराबी हो गया है। जी 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 बिल्कुल। फिर पता चलेगा जुआ खेलने लगा है, जब पैसे नहीं मिलेंगे घर पे बीवियों पे अत्याचार करेगा। सारी जितनी भी जांचें आज तक हुई हैं, सारे जितने भी बहुत सारे यानी इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, जिनमें पता चला है कि शराब पीने का सबसे बड़ा नुकसान
उस घर के बच्चे और पत्नी को होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि शराबी को जब शराब की लत लग जाती है तो वो शराब को नंबर 1 पर रखता है। हाँ। और परिवार कल्याण तो भूल ही जाता है। बिल्कुल। और हर किस्म का क्राइम कर लेता है, हर किसी का क्राइम करेगा। और दिल्ली में जो क्राइम बढ़ रहे हैं, हाँ। मैं आपको बताऊं, मेरी गाड़ी को, हाँ। मेरी अपनी कार को जी। पिछले 15 दिन में 3 बार टक्करें मार दी लोगों ने शराब पी के। बताइए। और हर बार मेरा कभी 22,000 खर्च हो रहा है, कभी 15,000 खर्च हो रहा है, कभी 10,000 खर्च हो रहा हाँ, है। तो और इसलिए क्योंकि सामने वाला और दूसरा एक खतरा और रहता है कि मर गया तो आप एक पुलिस केस और बन जाएगा। जी जी। तो जी, शराब की हालत इतनी है, दिल्ली की सड़कों पे 8 बजे के बाद किसी भले आदमी को नहीं निकलना चाहिए। नहीं तो उसकी गाड़ी पे चोट भी होगी, उसको पैसे भी देने पड़ेंगे और उसको पुलिस वाले भी कहेंगे अच्छा बड़ी गाड़ी चला रहा है, चल तू भी अंदर चल। तो अच्छा, एक आखिर में, चूंकि वक्त बहुत ज़्यादा नहीं लिया जा सकता सोशल मीडिया पर, ये दीपक पांडे नासिक के पुलिस कमिश्नर को अलग वो तबादला किया गया है, चूंकि उन्होंने अजान के वक्त उसके आसपास, मस्जिद के आसपास हनुमान चालीसा ना करने के लिए आदेश दिए थे। उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है, मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि साहब वहाँ बीजेपी है उन्होंने करा दिया। वहाँ क्या कुछ हो रहा है? क्यों वहाँ तो सेकुलरिज्म की बुनियाद पर तीनों पार्टियां इकट्ठी हुई हैं। देखिए, सेकुलरिज्म की बुनियाद वाली तीनों पार्टियां हैं, लेकिन एक टाइम में कांग्रेस को छोड़कर बाकी समय समय पर बीजेपी के साथ रही। तो उनके दिमाग में भी 40% जो कीड़े हैं वो बीजेपी वाले हैं। तो वो कीड़े जो है कुलबुलाते रहते हैं। जी जी। अब ये दीपक पांडे ने जो एक कानून, ये तो कानून का पालन कर रहे थे। एक आईपीएस से हम ये उम्मीद करते हैं और कमिश्नर ऑफ पुलिस हो वहाँ का, तो उससे कि वो कानून का पालन करेगा। लेकिन क्या होता है कि सरकारी सियासत में जो लोग बैठे होते हैं उन्हें लगता है कि ये आदमी जो है वक्त से पहले जो है हरकत कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि ये जो आदेश इसने दिया है वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने दिया है। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो है इस मामले पे एक्चुअल में चाहती है कि लाउड स्पीकर के मुद्दे पे कम से कम चर्चा हो, वो इशू ही नहीं बने रहे। तो इनके इस आदेश से वो एक इशू बन जाता है बड़ा। जी जी। और इशू बनने से क्या होता है कि राज ठाकरे को फायदा होता है। तो इसलिए जो है उन्होंने कहा कि भाई इसे हटाओ, ताकि जो है जो लाउड स्पीकर का इशू है वो एक तरह से अपनी मौत अपने आप मर जाए। मतलब वो बीजेपी की मोहब्बत में नहीं किया, बल्कि उसको राज ठाकरे को कैसे काबू रखा जाए उसके तहत किया। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये समझने की है। देखिए, आमतौर पर जो एक जज्बाती तरीका और कम्युनल तरीका सोचने का है वो बिल्कुल उसी तरह से ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी के इशारे पर ऐसा हुआ है, लेकिन आपने बहुत ही अहम बात बताई। अच्छा, चलते चलते आप ये बताइए कि अब आप आने वाले वक्त में इस बुलडोज़र के हटने के बाद बीजेपी का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी के बारे में मैं जॉपॉल सार्त्रे को पढ़ रहा था, तो बड़े दार्शनिक हुए हैं। वो ऐसा दार्शनिक है जिसको नोबेल अवार्ड मिला और उसने कहा मैं लिटरेचर का नोबेल अवार्ड नहीं लूंगा। और क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि ये जो है ऐसे है जैसे मैं आलू की बोरी को कंधे पर लेकर ढोता रहूं। तो उस आदमी ने, उसे बड़े क्रांतिकारी विचार थे, उसने, उसकी एक थ्योरी है, उसने कहा अदर इज हेल, जो दूसरा है ये नरक है। तो अदर इज हेल की थ्योरी को बीजेपी वालों ने बिना पढ़े लिखे आत्मसात कर रखा है कि हमारे अलावा जो है, जो हमारे जैसा नहीं है, मान लो मैं अगर क्लीन शेव हूँ और मैं जो है चश्मा लगाता हूँ, तो जो दूसरा चश्मा नहीं लगाता ये हेल है, ये नरक है, ये मेरा दुश्मन है। हाँ, ये मेरा जैसा नहीं है, जो मेरे जैसा नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे आरएसएस वाले कहेंगे जैसे हमारी तरह जो निक्कर नहीं पहनता, जो काली टोपी नहीं पहनता, जो सुबह जो है ध्वज प्रणाम नहीं करता, तो ये जो है दूसरा आदमी है, खतरा है। जी। और आप समझिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं पूरी दुनिया में, और बीजेपी जो है हर आदमी को मिलिटराइजेशन करना चाहती है। इसीलिए वो लोगों को कहेगी पैंट पहन लो भगवा, हमारे जूते पहन लो, हमारी शाखाओं में जाओ। तो ये मिलिटराइजेशन का मतलब है कि आप सबको एक करना चाहते हैं। और बीजेपी जो ये करने में लगी हुई है इसमें सफल इसलिए नहीं होगी क्योंकि ना इसमें हिटलर कामयाब हुआ, ना मुसोलिनी कामयाब हुआ, इवन स्टालिन भी कामयाब नहीं हुआ। तो दुनिया में हर तरह के जीव को रहने का अधिकार है, और जिसे हम जब पढ़ते हैं किताबें, जीव विज्ञान पढ़ते हैं, तो उसमें बताया जाता है नेचुरल साइकिल ऑफ लाइफ क्या है, कि भेड़िया जो जैसे शेर है वो हिरन को खाता है, हिरन घास खाता है, घास के खाते से जो है जंगलों में जो खाद बढ़ जाती है वो कम हो जाती है। ऐसे एक साइकिल चलता है। हर जीव
एक दूसरे पर निर्भर है। लेकिन ये समझते हैं कि आरएसएस जो है वो अकेला शेर रहेगा, बाकी जंगल में कोई नहीं रहेगा। लेकिन अगर जंगल के सारे जानवर मर जाएंगे तो जो शेर है वो क्या घास खाएगा? वो भी मर जाएगा। जी 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 जी, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को समय दिया और आपकी बेबाक राय सब लोगों को, और बहुत ही सूझबूझ भी होती है उसमें। बेबाक में ऐसा नहीं है कि जज्बाती तौर पर किसी को कुछ भी कह दिया जाए, जैसा कि बीजेपी के बारे में जो कुछ बुलडोज़र से मुताल्लिक आपने बातें की वो, और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र में जो नासिक के पुलिस कमिश्नर को हटाने की वजह जो हो सकती है वो आपने बताई। वो बहरहाल दिमाग को खोलने की और ज़रा डिफरेंट डायरेक्शन में सोचने की दावत देती है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, अपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।